राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी मग की रोमांचक दुनिया में। अगर मैं आपसे कहूं कि एक महिला की बुद्धिमानी ने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि एक राजा जो खुद को सबसे चतुर समझता था, एक मंत्री की पत्नी के जाल में ऐसा फंसा कि उसका पूरा जीवन बदल गया। अगर मैं कहूं कि यह सब सिर्फ एक खेल था, सत्ता, लालच और बदले का, जहां एक चालाक स्त्री ने पूरी बिसात बिछाई और राजा को ऐसी मात दी कि वह खुद को भी नहीं बचा पाया। चलिए अब आपको ले चलते हैं कहानी की दुनिया में। बहुत पुरानी बात है। भारत के दक्षिणी भाग में विजयगढ़ नाम का एक नगर था। इस नगर पर राजा विक्रांत का शासन था। राजा बेहद अहंकारी, कठोर और अन्यायप्रिय था। उसकी निरंकुशता के कारण ही उसके राज्य में प्रजा भयभीत रहती थी। किसी भी पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं माना। यहां तक कि जब किसी राज्य में राजकुमारियों के स्वयंवर का आयोजन होता तो राजा विक्रांत को वहां आमंत्रित नहीं किया जाता। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान और वफादार मंत्री था जिसका नाम सोमदेव था। सोमदेव की पत्नी देवकी अत्यंत दयालु और सहृदय स्त्री थी। वह अपने पति को बार बार समझाती कि राजा को किसी तरह समझाने का प्रयास करें कि वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करना बंद करे। एक दिन देवकी ने कहा, स्वामी, अन्याय का परिणाम सदैव विनाश होता है। यदि राजा प्रजा के दुहक को नहीं समझेगा तो एक दिन प्रजा उसके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। ईश्वर ने मनुष्य को करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा है, न कि दूसरों को पीड़ा देने के लिए। आप राजा को इस बात का एहसास दिलाइए। सोमदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाग्यवान, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन मैं तो केवल राजा का सेवक हूं। अगर मैंने उसे सच कह दिया तो मेरा ही अंत हो जाएगा। राजा को कटु सत्य पसंद नहीं। उसे तो वही बातें अच्छी लगती हैं जो उसकी प्रशंसा में कही जाएं। देवकी ने फिर कहा, तो क्या हम राजा को कभी बदल नहीं सकते? क्या कोई उपाय नहीं कि वह स्वयं अपनी गलतियों को पहचाने? सोमदेव ने चिंतन करते हुए कहा, राजा को सच्चाई बताने का तरीका भी मायने रखता है। यदि कोई कठोर शब्दों में सत्य बोले तो वह जहर के समान लगता है, लेकिन वही सत्य यदि चतुराई से प्रस्तुत किया जाए तो प्रभावी हो सकता है। देवकी ने कहा, तो आपको इसी विधि से प्रयास करना चाहिए। राजा को नीतिपूर्ण ढंग से समझाना होगा ताकि वह स्वयं आत्मचिंतन करने लगे। सोमदेव इस बात पर गहन विचार करने लगा। उसने निश्चय किया कि राजा को बिना क्रोधित किए और बिना अपमानित किए धीरे धीरे सत्य का आईना अवश्य दिखाएगा। विजयगढ़ के आसमान में घने बादल छाए थे। कुछ महीने पहले आई भीषण बारिश ने पूरे नगर को हिलाकर रख दिया था। खेतों में खड़ी फसलें बह गई थीं, अनाज के गोदाम खाली हो चुके थे और लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। भूख से व्याकुल बच्चे अपनी माताओं से भोजन की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा विक्रांत को इन दुखद दृश्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी कर वसूली। उसने अपने सैनिकों और मंत्री सोमदेव को आदेश दिया कि हर हाल में प्रजा से कर लिया जाए, चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। सोमदेव अपने कुछ सैनिकों के साथ नगर की गलियों में निकला। गांव के कोने कोने में लोगों की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह एक गरीब किसान के द्वार पर पहुंचा, किसान हाथ जोड़कर रो पड़ा, मंत्री जी, हम पहले ही भूख से मर रहे हैं। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमारी हालत पर दया करें। हर घर से यही आवाजें उठने लगीं। कोई अपनी बीमार पत्नी को दिखाकर मदद की गुहार लगा रहा था, तो कोई अपने भूखे बच्चों की ओर इशारा कर रहा था। इन चीखों ने मंत्री सोमदेव के भीतर कुछ जगा दिया जो वर्षों से सोया हुआ था, उसका ज़मीर। उस रात सोमदेव की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन व्याकुल था। क्या वह राजा के प्रति अपनी वफादारी निभाए या प्रजा की पीड़ा का हल निकाले? क्या वह वर्षों की क्रूरता का हिस्सा बना रहेगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों की तकलीफ कम हो सके? सुबह होते ही वह सीधे राजमहल पहुंचा। राजा विक्रांत अपने सिंहासन पर बैठा था। सोमदेव ने झुककर प्रणाम किया और फिर गंभीर स्वर में बोला, महाराज, इस वर्ष की आपदा ने प्रजा की फसल को नष्ट कर दिया है। खेत सूने हैं, गोदाम खाली हैं और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं।
अगर हम अब भी उन पर कर का बोझ डालते रहे तो विजयगढ़ में केवल लाशें बचेंगी। प्रजा को कर से मुक्त कीजिए महाराज। यह समय कर वसूली का नहीं बल्कि सहायता का है। राजा विक्रांत ने भौहें चढ़ा लीं। उसकी आंखों में क्रोध चमकने लगा। उसने सिंहासन पर झुककर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो सोमदेव? क्या तुम मुझे नियम तोड़ने की सलाह दे रहे हो? सोमदेव राजा के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या राजा की क्रूरता बनी रहेगी या इस बार उसकी सोच बदलेगी? महल के भव्य दरबार में सन्नाटा पसरा था। मंत्री सोमदेव की आवाज गूंज रही थी, लेकिन राजा विक्रांत के चेहरे पर नाराजगी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। तुम कहना क्या चाहते हो सोमदेव? राजा की कड़कती आवाज गूंज उठी। क्या मैं अपनी प्रजा को कर मुक्त कर दूं? क्या विजयगढ़ का शासन ऐसे ही चलेगा? सोमदेव ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह समय कर वसूलने का नहीं बल्कि सहायता करने का है। प्रजा भूख से तड़प रही है। उनके घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अगर हम उन पर कर का बोझ डालते रहे तो हम अपने ही राज्य को कमजोर कर देंगे। राजा विक्रांत क्रोध से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जलते अंगारों जैसी चमक थी। क्या तुम मुझे शासन चलाने का तरीका सिखा रहे हो सोमदेव? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस राज्य का मालिक नहीं हूं? दरबार में बैठे मंत्रियों और दरबारियों ने सांस रोक ली। सोमदेव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। प्रजा ही राज्य की शक्ति होती है। यदि वे ही जीवित नहीं रहे तो हमारा वैभव किस काम का? राजा कुछ देर तक गहरी सांस लेता रहा। फिर उसने ठहाका लगाकर कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं प्रजा पर दया करूं? विजयगढ़ का राजा दयालु नहीं होता सोमदेव। कमजोरों पर शासन नहीं किया जाता, उन्हें दबाया जाता है। सोमदेव के मन में हलचल मच गई। क्या यह वही राजा था जिसकी सेवा में उसने वर्षों बिताए थे? सोमदेव के मन में हलचल मची थी। राजा विक्रांत के कठोर आदेश ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। महल से बाहर निकलते ही उसने लंबी सांस ली। सामने मैदान में भूखी, असहाय प्रजा नजर आ रही थी। कमजोर, थके हुए चेहरे, बुझी हुई आंखें और शरीर पर लटके फटे पुराने कपड़े। वह जानता था कि राजा ने जो फरमान सुनाया है वह अन्यायी था, लेकिन वह क्या कर सकता था? मंत्री का पद बचाने के लिए उसे राजा का आदेश मानना ही था। शाम होते ही वह अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी सुमित्रा चिंता से उसका उतरा हुआ चेहरा देख रही थी। क्या बात है स्वामी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं? देवकी ने चिंतित स्वर में पूछा। सोमदेव ने भारी मन से कहा, भाग्यवान, राजा ने फरमान जारी किया है कि किसी भी हाल में कर वसूला जाए। चाहे लोग भूख से तड़प रहे हों या मर रहे हों, उन्हें कर देना ही होगा। मैंने राजा को समझाने की कोशिश की, परंतु उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने दया दिखाने की कोशिश की तो मेरा मंत्री पद छीन लिया जाएगा। देवी ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह राजधर्म है? प्रजा पर अत्याचार करके शासन चलाना? क्या राजा का धर्म नहीं कि वह अपने लोगों की रक्षा करे? सोमदेव चुप रहा। वह जानता था कि देवकी सही कह रही थी, लेकिन एक ओर उसकी नौकरी थी और दूसरी ओर उसकी आत्मा। अगले दिन दरबार का आदेश गांव-गांव में ढिंढोरा पीटकर सुना दिया गया। कर किसी भी हाल में चुकाना होगा, चाहे मजदूरी करो, भीख मांगो या चोरी करो, लेकिन राजा का कर हर हाल में दो। यह सुनते ही गांव के लोग गुस्से में भर गए। पहले भी वे राजा की कठोर नीतियों को झेल रहे थे, लेकिन अब जब उनके घर में खाने तक को कुछ नहीं था तो वे कर कैसे दें? गांव के एक बुजुर्ग शिवराम, जो पहले भी कई अत्याचारी राजाओं के दौर देख चुके थे, बोले, अब समय आ गया है, हमें कुछ करना होगा। अगर हमने अब भी चुप्पी साधी तो यह अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों के बीच हलचल मच गई। कुछ लोग डरे हुए थे तो कुछ आक्रोशित। सोमदेव बेचैन था। राजा विक्रांत की सनक अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। कर वसूलने की जिद में वह अपनी ही प्रजा का सर्वनाश करने पर तुला हुआ था। रात का वक्त था। चांदनी खिड़की से छनकर आंगन में गिर रही थी। देवकी ने अपने पति को चिंता में डूबा देखा। वह पास आई और बोली, स्वामी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सोमदेव ने भारी स्वर में कहा, राजा अब प्रजा की चमड़ी भी उधेड़कर टैक्स वसूलना चाहता है। मैंने जानबूझकर कर वसूली का ऐलान कर दिया, जबकि मैं जानता था
कि प्रजा इस हालत में नहीं है कि कर चुका सके, लेकिन अब अगर टैक्स नहीं वसूला गया तो राजा मेरा मंत्री पद छीन लेगा। देवकी ने गहरी सांस ली और बोली, तो फिर आप राजा को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सोमदेव हताश हंसी हंसकर बोला, समझाने की बहुत कोशिश कर चुका हूं, लेकिन राजा सुनने को तैयार ही नहीं। वह हर तर्क को ठुकरा देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मूर्ख राजा से कैसे निपटा जाए। देवकी ने थोड़ा सोचकर कहा, स्वामी, आपने कभी ध्यान दिया है कि राजा इतना पागलपन क्यों कर रहा है? सोमदेव ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा मतलब? देवकी मुस्कुराई और बोली, राजा के पास कोई रानी नहीं है। जब घोड़ा बिगड़ जाए तो एक कुशल घुड़सवार उसे काबू में कर सकता है, लेकिन बिना घुड़सवार के घोड़ा बेलगाम ही रहेगा। पुरुष भी पत्नी के बिना ऐसा ही होता है, और हमारे राजा तो न सिर्फ अकेले हैं बल्कि क्रूर और सनकी भी हो चुके हैं। सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन यह समस्या हल कैसे होगी? कौन मूर्ख अपनी बेटी ऐसे राजा को देगा? देवकी हंसते हुए बोली, यही तो असली बात है। राजा को किसी ऐसी रानी की जरूरत है जो उससे भी ज्यादा कठोर हो, जो उसे उसकी औकात दिखा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई भी राजकुमारी उसे अपना पति बनाने को तैयार नहीं। सोमदेव को देवकी की बातों में दम नजर आया, लेकिन अब सवाल यह था, क्या कोई ऐसी स्त्री थी जो राजा विक्रांत को काबू कर सकती थी? देवकी की बात सुनकर सोमदेव के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाग्यवान, तुम्हारी बुद्धि सच में गजब की है। यह उपाय तो कमाल का है। अगर राजा को असली राजकुमारी नहीं मिल सकती तो क्यों ना हम ही एक राजकुमारी बना दें? देवकी मुस्कुराई, बिल्कुल। आप तो प्रजा के बीच अक्सर जाते रहते हैं। आपको जरूर किसी ऐसी लड़की के बारे में पता होगा जो सुंदर, समझदार और चालाक हो। उसे हम तैयार करेंगे, उसे शाही तौर तरीके सिखाएंगे और राजा को विश्वास दिला देंगे कि वह किसी राजघराने की बेटी है। सोमदेव ने उत्साह में हाथ थपथपाते हुए कहा, यह तरकीब तो चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। अगर राजा की रानी हमारे पक्ष की होगी तो मेरी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी और राजमहल में हमारी बात भी सुनी जाएगी। देवकी ने सिर हिलाया। सिर्फ पहनावे से राजकुमारी नहीं बना जा सकता, उसके हाव भाव भी वैसे होने चाहिए। हमें उसे ऐसे तैयार करना होगा कि कोई यह सोच भी न सके कि वह किसी आम परिवार की लड़की है। सोमदेव ने जोश में कहा, मैं कल ही प्रजा के बीच जाकर किसी योग्य लड़की की खोज शुरू करता हूं। हमें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना होगा ताकि राजा को हमारी बनाई हुई राजकुमारी से विवाह करने में कोई संदेह न हो। देवकी बोली, सिर्फ योग्य होना ही काफी नहीं, उसे बुद्धिमान भी होना चाहिए। राजा विक्रांत को काबू में रखना आसान नहीं है। हमें ऐसी लड़की चाहिए जो राजा के स्वभाव को झेल सके और उसे धीरे धीरे बदल सके। सोमदेव ने सिर हिलाया, ठीक कहा, लेकिन ऐसी लड़की कहां मिलेगी? सोमदेव ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, सबसे पहले तो हमें उपयुक्त लड़की ढूंढनी होगी। जब लड़की मिल जाएगी तो मैं उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रखूंगा। वहीं देवकी उसे रानी के तौर तरीके सिखा देगी। देवकी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, आप बस लड़की खोज लाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। 1 हफ्ते में मैं उसे इतनी कुशल बना दूंगी कि वह असली राजकुमारी लगेगी। उसकी भाषा, आचरण, चाल ढाल सब कुछ बदल दूंगी। सोमदेव ने तुरंत प्रजा के बीच जाने का निश्चय किया। अगले ही दिन वह गांव की ओर निकल पड़ा और वहां के कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें ध्यान से देखते हुए वह गंभीर स्वर में बोला, तुम लोग कब तक इस अत्याचारी राजा के जुल्म सहते रहोगे? अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम सत्ता के समीकरण में हिस्सेदार बन जाओ तो राजा को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। गांव के बुजुर्गों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, मंत्री जी, हम जैसे आम लोग सत्ता में भागीदार कैसे बन सकते हैं? सोमदेव मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, राजा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अकेला है। उसके पास कोई रानी नहीं है। अगर हम उसकी रानी को प्रजा के बीच से चुन लें तो समझो आधा राज्य हमारे हाथ में आ गया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, लेकिन यह कैसे होगा? राजा किसी भी आम लड़की को रानी नहीं बनाएगा।
सोमदेव ने आत्मविश्वास के साथ कहा, यही तो खेल है। राजा को यह महसूस ही नहीं होना चाहिए कि वह किसी आम लड़की से विवाह कर रहा है। हमें ऐसी लड़की खोजनी होगी जो सुंदर और बुद्धिमान हो, फिर हम उसे कुछ दिनों में एक असली राजकुमारी बना देंगे। उसके हाव भाव, भाषा, चाल ढाल सब कुछ राजसी होगा और यह काम मेरी पत्नी देवकी संभालेगी। अब प्रजा की रुचि इस योजना में बढ़ने लगी। एक नौजवान बोला, अगर ऐसा हुआ तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। अगर रानी हमारे बीच की होगी तो वह हमारी परेशानियों को समझेगी और हमारे लिए राजा से लड़ सकेगी। सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, इस काम के लिए ज्यादा समय नहीं है। तुम सबको 3 दिन के अंदर ऐसी लड़की खोजनी होगी जो इस भूमिका को निभाने के काबिल हो। यह मौका खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर राजा की शादी कहीं और हो गई तो फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा। भीड़ में हंसी मजाक भी होने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि यह योजना सच में सफल हो सकती है, तो कुछ अभी भी शंका में थे। लेकिन एक बात तय थी, अब प्रजा के मन में एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। गांव में खबर फैलते ही कई लड़कियां रानी बनने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन सोमदेव को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक साधारण लेकिन सुंदर और समझदार लड़की को चुना। उसका नाम कजरी था। कजरी को अपने साथ घर लाने के बाद सोमदेव की पत्नी देवकी ने उसे एक असली राजकुमारी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसे राजसी वस्त्र धारण करने की कला सिखाई गई। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे आभूषणों का चयन करना चाहिए और कैसे चलना फिरना चाहिए। फिर राजमहल में उठने बैठने, खाने पीने और शिष्टाचार का प्रशिक्षण दिया गया। देवकी ने उसे समझाया, रानी सिर्फ सुंदरता से नहीं बनती, उसे हर कदम पर राजसी गरिमा बनाए रखनी होती है। तुम्हें ऐसे बोलना है कि लोग तुम्हें सच में राजकुमारी समझें। तुम्हारी हर अदा में राजसी ठाठ बांट झलकना चाहिए। पूरे 10 दिन इस ट्रेनिंग में लग गए। कजरी अब पूरी तरह से एक वास्तविक राजकुमारी की तरह दिखने और व्यवहार करने लगी थी। लेकिन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी नई पहचान। सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, अब से तुम्हारा नाम कजरी नहीं बल्कि राजकुमारी होगा। जब तुम राजा के सामने जाओगी तो भूलकर भी अपना असली नाम मत लेना। कजरी ने सिर हिलाया। सोमदेव ने आगे कहा, राजा तुमसे कई सवाल करेगा, वह तुम्हारा परिचय पूछेगा, तुम्हें बताना होगा कि तुम चांदपुर राज्य की राजकुमारी हो। कजरी ने दोहराया, मैं चांदपुर की राजकुमारी हूं। तुम्हारे पिता का नाम? सोमदेव ने पूछा। चंद्रमा। माता का नाम? चांदनी। सोमदेव मुस्कुराया। बहुत अच्छा। अगर राजा यह पूछे कि चांदपुर कहां है तो कहना, यह राज्य यहां से 5000 कोस दूर है। यह एक ऐसा राज्य है जहां चंद्रमा की रोशनी हमेशा बनी रहती है और वहां की मिट्टी भी दूध जैसी सफेद है। कजरी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे सब याद हो गया मंत्री जी, मैं किसी भी हाल में गलती नहीं करूंगी। सोमदेव ने राहत की सांस ली। अब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, राज दरबार तक पहुंचने और राजा को इस झूठ पर विश्वास दिलाने की। सोमदेव ने गहरी सांस ली और कजरी की ओर देखा। एक आखिरी बात उसने गंभीर स्वर में कहा, राजा तुमसे पूछ सकता है कि तुम इतनी दूर चांदपुर से यहां तक कैसे आईं? कजरी ने ध्यान से सुना। तुम कहना, सोमदेव ने निर्देश दिया। मेरे पिता के पास मन की गति से चलने वाला एक विमान है। मैं अपने माता पिता और 100 भाइयों बहनों के साथ जंगल घूमने आई थी, मगर लौटते समय भीड़ में मैं सबसे बिछड़ गई। पिता जब वापस गए तो वे मुझे भूल गए और मेरे लौटने का इंतजार नहीं किया। कजरी ने सिर हिलाया। सोमदेव ने आगे जोड़ा, राजा से मांग करना कि वह तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेजने की व्यवस्था करे या फिर तुमसे विवाह कर ले। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब सब कुछ तय था। सोमदेव ने गहरी सांस ली और कजरी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। दरबार में सिपाही, मंत्री और अन्य दरबारी मौजूद थे। अचानक जैसे ही कजरी दरबार में दाखिल हुई, पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी भव्यता, चाल ढाल और सजी संवरी शक्ल सूरत ने सबको स्तब्ध कर दिया। सोने की जरीदार साड़ी,
भारी आभूषण और आंखों में एक अजीब सा आकर्षण। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि राजा खुद को उसकी ओर देखने से रोक नहीं पाया। क्या सच में कोई इतनी खूबसूरत हो सकती है? राजा ने मन ही मन सोचा। वह अपनी आंखें झपकाना भूल गया था। राजा ने सोमदेव की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, यह युवती कौन है और आपके साथ कैसे आई? राजा ने प्रश्न किया। सोमदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह युवती दक्षिण के जंगल में मुझे अकेली डरी सहमी मिली थी। जब मैंने इसका परिचय पूछा तो ज्ञात हुआ कि यह राजकुमारी है। यह बहुत असहाय अवस्था में थी, इसलिए इसे आपके दरबार में लाया हूं ताकि आप इसकी सहायता कर सकें। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने युवती की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, आप स्वयं बताइए, आप कौन हैं, कहां से आई हैं और हमारे राज्य के जंगल में क्या कर रही थीं? युवती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आपने एक ही सांस में इतने प्रश्न पूछ लिए कि मैं स्वयं उलझ गई हूं। कृपया एक एक कर पूछिए ताकि मैं ठीक से उत्तर दे सकूं। राजा मुस्कुराया और बोला, आपको जिस क्रम में उत्तर देना उचित लगे दे सकती हैं। युवती ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोलना शुरू किया, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी है। मैं चांदपुर राज्य की राजकन्या हूं। मेरे पिता का नाम चंद्रमा और मेरी माता का नाम चांदनी है। राजा ने भौहें चढ़ाईं। मंत्री जी, मैंने कभी चांदपुर राज्य का नाम नहीं सुना और न ही चंद्रमा नाम के किसी राजा का जिक्र सुना है। इससे पहले कि सोमदेव कुछ कहता, युवती बीच में ही बोल पड़ी, महाराज, आप सुनेंगे भी कैसे? हमारा राज्य यहां से 5000 कोस दूर स्थित है, एक अलग भूखंड में। सामान्य जनों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने आगे पूछा, यदि तुम्हारा राज्य इतनी दूर है तो तुम यहां कैसे आई? युवती ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता के पास एक ऐसा विमान है जो मन की गति से चलता है। हम अपने राज्य से इस वन में घूमने के लिए आए थे। मेरे माता पिता और 100 भाई बहन अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे, लेकिन मैं जंगल में रास्ता भटक गई। जब मेरे पिता वापस गए तो शायद वे मुझे भूल गए और लौटने का इंतजार किए बिना चले गए। राजा ने राजकुमारी की बातें ध्यान से सुनी और फिर आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें भूलकर चले गए और तुम्हारे इतने सारे भाई बहन? राजकुमारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, हम सब बहुत बड़े परिवार से हैं। मेरे पिता अकेले नहीं हैं, मेरी 25 माताएं हैं। उनका नाम चांदनी नंबर 1, चांदनी नंबर 2 इसी क्रम में रखा गया है। राजा चकित रह गया। तुम्हारे भाई बहनों का भी इसी तरह नामकरण हुआ है? जी हां महाराज, हम सभी को क्रमवार नाम दिया गया है। मैं अपने भाई बहनों में 26वें स्थान पर हूं, इसलिए मेरा नाम राजकुमारी नंबर 26 रखा गया। दरबार में बैठे सभी लोग इस विचित्र जानकारी को सुनकर आपस में कानाफूसी करने लगे। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, तो राजकुमारी, अब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? राजकुमारी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजा की ओर देखा और बोली, महाराज, आप 2 ही चीज कर सकते हैं। या तो मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचा दें या फिर कृपया मुझसे विवाह कर लें। राजा कुछ क्षण तक सोचता रहा, फिर उसने अपने मंत्री सोमदेव की ओर देखा। मंत्री जी, आप क्या सुझाव देते हैं? हम राजकुमारी की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? सोमदेव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, चांदपुर तक राजकुमारी को पहुंचाना लगभग असंभव है। हमारे पास ऐसा कोई विमान नहीं जो मन की गति से चलता हो। रथ या घोड़े से इतनी लंबी यात्रा करने में वर्षों लग जाएंगे। इसलिए सबसे उचित निर्णय यही होगा कि आप राजकुमारी से विवाह कर लें। राजा गहराई से सोचने लगा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, राजकुमारी सूरत और सीरत दोनों से अत्यंत श्रेष्ठ हैं, और फिर हमारे महल में कोई रानी भी नहीं है। रानी के बिना महल सूना पड़ा है, रानी का निवास वीरान हो चुका है। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि रानीवास की दीवारें भी अब अकेलेपन से सिसक रही हैं। यदि आप विवाह कर लें तो यह महल फिर से आनंदित हो उठेगा। राजा गंभीरता से बोला, मंत्री जी, आपका विचार अति उत्तम है। मैं भी रानी की कमी महसूस करता हूं। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। राजा सिंहासन से उठा और आदेश दिया, अभी पंडित जी को बुलवाइए। यह शुभ कार्य आज ही संपन्न होगा। मंत्री तो पहले से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहा था।
वह तुरंत बोला, महाराज, पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। राजगुरु स्वयं कुछ ही समय में दरबार में उपस्थित होने वाले हैं। उनके हाथों ही विवाह संपन्न करवा लीजिए। फिर आप अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं और रानी के हाथों भी कुछ दान करवा दीजिए। यदि रानी की कोई विशेष इच्छा हो तो उसे भी पूर्ण कर देना। राजा मुस्कुराया और बोला, निश्चय ही मंत्री जी, आज के दिन मेरी रानी जो भी मांगना चाहेगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। मंत्री ने पहले ही राजगुरु को इस विषय में सूचित कर दिया था। वे शीघ्र ही दरबार में आ गए। राजा ने उन्हें सारा विवरण दिया और कहा, राजगुरु जी, मैं चांदपुर की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजगुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, यह अत्यंत शुभ कार्य है। इसमें देर करना उचित नहीं। विवाह अभी संपन्न कर देना चाहिए। विवाह की विधि आरंभ हुई। मंत्रों के उच्चारण के बीच अग्नि के 7 फेरे पूरे हुए और अंततः राजकुमारी सोमपुर की महारानी बन गई। विवाह के बाद मंत्री फिर से राजा की ओर मुड़ा और बोला, महाराज, अब रानी के हाथों से कुछ दान पुण्य कराइए। साथ ही यदि रानी की कोई विशेष इच्छा हो तो उसे भी पूर्ण कर दीजिए। राजा प्रसन्न होकर बोला, रानी, अब आप इस राज्य की महारानी बन चुकी हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो निसंकोच कहिए, मैं उसे पूरा करने का वचन देता हूं। राजकुमारी ने राजा की ओर देखा, फिर आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरी इच्छा यही है कि मेरे विवाह के अवसर पर आपकी प्रजा का 5 वर्षों का कर माफ कर दिया जाए। राजा को यह सुनकर झटका लगा। वह हैरानी से बोला, रानी, ये क्या कह रही हो? 5 वर्षों तक कर माफ करना असंभव है। यदि हमने ऐसा किया तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, प्रजा आलसी हो जाएगी। हम अधिक से अधिक एक फसल का कर माफ कर सकते हैं, पर पूरे 5 वर्षों का नहीं। राजकुमारी के चेहरे पर निराशा की लकीरें खिंच गईं। वह ठंडी आवाज में बोली, महाराज, मेरी 10 बहनों का विवाह पहले ही हो चुका है और जहां जहां वे गई हैं वहां के राजाओं ने उनकी इच्छाएं सहर्ष स्वीकार कर लीं। लेकिन यदि आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई और अब एक ऐसे राजा से विवाह कर लिया जो अपने धन को लेकर इतना कंजूस है। राज दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा असमंजस में पड़ गया। क्या वह अपनी नई रानी की इच्छा पूरी करेगा या राज्य के हित में इससे इनकार करेगा? राजा ने राजकुमारी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अरे रानी, आप निराश न हो। यह आपका पहला आग्रह है और मैं इसे ठुकरा नहीं सकता। मैं वचन देता हूं कि आगामी 5 वर्षों तक अपनी प्रजा से कोई कर नहीं वसूल किया जाएगा। फिर राजा ने मंत्री की ओर रुख कर कहा, अमंत्री जी, यह घोषणा पूरे राज्य में प्रसारित करवा दीजिए कि सोमपुर की प्रजा अगले 5 वर्षों तक कर मुक्त रहेगी। राजकुमारी के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक दौड़ गई। वह संतोष से मुस्कुराई, जबकि मंत्री की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। उनकी योजना सफल हो चुकी थी और यह कोई स्वार्थी चाल नहीं थी, बल्कि प्रजा के हित के लिए थी। पिछले 10 वर्षों में राजा ने कर नीति इतनी कठोर बना दी थी कि प्रजा परेशान हो चुकी थी। वह अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए लगातार कर बढ़ाता जा रहा था, जैसे कोई कसाई दूध देने वाली गाय को बिना चारा दिए लगातार दुहता रहे जब तक कि वह कमजोर न हो जाए। उसके लिए न तो पशु का स्वास्थ्य मायने रखता था, न ही उसकी तकलीफ। वह तो उसके मांस, खाल और हड्डियों तक से लाभ कमाने में लगा रहता था। ठीक वैसा ही रवैया राजा का भी था। वह प्रजा पर कर का बोझ बढ़ाता जा रहा था, उनकी तकलीफों से बेखबर। लेकिन मंत्री ने बड़ी चतुराई से राजा पर अंकुश लगा दिया था। राजा इस समय नई रानी को पाकर अत्यंत प्रसन्न था। वर्षों से वह अपने विवाह के लिए प्रयासरत था, लेकिन कोई उपयुक्त राजकुमारी नहीं मिली। अब जब विवाह हुआ तो वह भी इतनी सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से, जिसने न केवल उसके जीवन में प्रेम का संचार किया, बल्कि उसकी प्रजा के हित में भी सोचने को मजबूर कर दिया। राजकुमारी को अच्छे से पता था कि कई बार कठोर शब्दों या क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और कोमलता से भी मनचाहा कार्य करवाया जा सकता है, और उसने यही किया था। राजा के दिल में जगह बनाकर उसकी सोच को धीरे धीरे बदलकर। अब देखने वाली बात यह थी कि प्रजा इस निर्णय को किस प्रकार लेती है, और यह नया बदलाव
राजा के शासन में क्या प्रभाव डालता है। राजकुमारी की चतुराई ने राजा से 5 वर्षों तक कर माफी की घोषणा करवा तो ली थी, लेकिन अब राज्य की आय का क्या होगा? यह सवाल राजा को भीतर ही भीतर परेशान करने लगा। उधर मंत्री ने पूरे राज्य में यह संदेश भिजवा दिया कि हमारे महान राजा ने अपनी विवाह की खुशी में प्रजा के लिए कर माफी का ऐलान किया है। यह सुनकर पूरा राज्य आनंद में डूब गया। लोग राजा की जय जयकार करने लगे, लेकिन राजकोष पर बढ़ता बोझ राजा को चिंतित कर रहा था। वह दिन रात इस सोच में डूबा रहता कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। एक दिन उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, कर तो माफ कर दिया, लेकिन अब राज्य का खजाना खाली होता जा रहा है। हमें राजस्व बढ़ाने का कोई और उपाय खोजना होगा। तुम्हें क्या लगता है, हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, घबराने की कोई बात नहीं। हमारे राज्य में अपार संसाधन है। हमारे जंगलों में दुर्लभ लकड़ियां और स्वादिष्ट फल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों में जंगल नाम मात्र के हैं। वे अपनी जरूरतों के लिए अन्य राज्यों से लकड़ी और फल महंगे दामों में खरीदते हैं। अगर हम उन्हें उचित मूल्य पर ये चीजें बेचें तो हमें अच्छी आमदनी होगी। इसी तरह हमारे किसानों द्वारा उपजाए गए अनाज को भी बाहरी राज्यों में निर्यात किया जा सकता है। इस तरह न सिर्फ हमें लाभ होगा, बल्कि हमारी प्रजा भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी। समृद्ध प्रजा ही समृद्ध राज्य की पहचान होती है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा की भौहें तन गईं। उसे यह विचार उतना पसंद नहीं आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री, प्रजा को अधिक जागरूक और संपन्न बना देना भी खतरे से खाली नहीं। अगर वे बहुत अधिक संपन्न हो गए तो उनमें महल के करीब आने की चाहत बढ़ सकती है। राजा और प्रजा के बीच एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए। अगर यह भंग हो गया तो शासन करना मुश्किल हो जाएगा। राजा का मन अब किसी और योजना की ओर जाने लगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, जब कोई राजा धन की कमी से जूझता है तो वह एक आसान उपाय अपनाता है, युद्ध। दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर उनके संसाधनों और खजाने को अपने अधीन कर लेना ही सबसे तेज तरीका है। मंत्री राजा की इस सोच को भांप चुका था। वह समझ गया कि राजा अब युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या यह सही निर्णय होगा? क्या यह राज्य के लिए फायदे का सौदा होगा या विनाश का रास्ता? राजा के मन में एक नई योजना आकार ले चुकी थी। उसे यकीन था कि उसकी विशाल सेना के बल पर वह किसी भी पड़ोसी राज्य को आसानी से अपने अधीन कर सकता है। बस सही समय का इंतजार था। लेकिन यह विचार उसने अपने मंत्री को बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि मंत्री का झुकाव हमेशा प्रजा की भलाई की ओर रहता है। राजा और मंत्री के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। जहां राजा चाहता था कि प्रजा महल से दूर ही रहे, वहीं मंत्री राज्य के विकास में जनता को भागीदार बनाना चाहता था। समय बीतता गया। राजा और रानी के विवाह को 3 साल हो चुके थे, लेकिन रानी अब तक संतानहीन थी। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, परंतु रानी के लिए यह चिंता का विषय था। वह जानती थी कि यदि राजा को उसकी असली पहचान, यानी कि वह किसी अन्य राज्य की राजकुमारी नहीं बल्कि आम प्रजा की बेटी है, पता चल जाता तो राजा न केवल उसे बल्कि मंत्री को भी कैद करवा सकता था। मगर यदि वह एक पुत्र को जन्म दे देती तो राजा कभी भी उस पर शक करने का साहस नहीं करता। यह सोचते हुए रानी ने मंत्री को बुलाया और चिंतित स्वर में कहा, मंत्री जी, अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं निकाला गया तो यह पागल राजा कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। उसकी सोच हर पल बदलती रहती है। हमें कुछ करना होगा। मंत्री ने गंभीरता से जवाब दिया, रानी जी, इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। यह पूरी तरह राजा का व्यक्तिगत विषय है। आप ही उन्हें प्यार से समझा सकती हैं। हो सकता है अगर वे किसी मुनि या महात्मा से मिलें तो कोई समाधान निकल आए। रानी को मंत्री की बात ठीक लगी। सही कह रहे हैं मंत्री जी, यह मेरी समस्या नहीं बल्कि राजा से जुड़ा विषय है। आप मेरे लिए संतान कहां से ला सकते हैं? उस रात रानी ने राजा से बात करने की ठानी। वह राजा के पास गई और धीमी आवाज में बोली, महाराज, मेरी बहनों की शादी के 1 साल के भीतर ही संतान हो गई थी, लेकिन हमारे विवाह को 3 साल हो गए और अब तक कुछ नहीं हुआ। लगता है कि आपने इस विषय में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं।
राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? रानी ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि आप कुछ करें। ऐसा न हो कि लोग यह कहना शुरू कर दें कि महाराज शारीरिक रूप से कमजोर हैं या उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं है। राजा को यह बात चुभ गई। यह वह सहन नहीं कर सकता था। अब वह किसी न किसी उपाय की तलाश करने ही वाला था। राजा को रानी की बातें चुभ गई थीं। वह गुस्से में बोला, रानी, ऐसा मत कहो। तुम मुझे कमजोर कैसे कह सकती हो? संतान होना न तो पुरुष के हाथ में है न स्त्री के। यह तो भगवान की कृपा से ही संभव होता है। मैं भी चाहता हूं कि मुझे एक पुत्र हो और इसके लिए प्रयास भी कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझ पर ही दोष डाल रही हो। कुछ पल सोचने के बाद राजा आगे बोला, ठहरो, मैं अभी मंत्री को भेजता हूं। वह किसी संत महात्मा का पता लगाएगा। शायद उनके आशीर्वाद से हमारी समस्या का समाधान मिल जाए। राजा दरबार में पहुंचा और मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, अब तक हमारे घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ। यह चिंता का विषय है। मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, क्षमा करें, लेकिन यह तो आपके और रानी जी के बीच का विषय है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? राजा झुंझलाकर बोला, मूर्ख, मैं किसी और तरह के प्रयास की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद लिया जाए। तुम तुरंत पता लगाओ कि कोई संत इस समय हमारे राज्य में ठहरे हुए हैं या नहीं। मंत्री ने सिर झुकाया और बोला, जो आज्ञा महाराज। मैं अभी जंगल में जाकर देखता हूं। वहां अक्सर महात्मा आते जाते रहते हैं। शायद कोई ज्ञानी संत इस समय वहां ठहरे हों। मंत्री तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया। कई घंटे की तलाश के बाद उसे एक साधु का पता चला, जो कुछ ही दिनों पहले जंगल में आकर ठहरे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह महात्मा बहुत ही तपस्वी और सिद्ध पुरुष हैं। वे पहले इधर उधर भटकते थे, लेकिन अब उन्होंने यहीं स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया है। मंत्री को यह सुनकर प्रसन्नता हुई। अच्छा हुआ, अब हमारे जंगल में स्थायी रूप से कोई संत बस रहे हैं। वर्षों से यहां कोई महात्मा टिककर नहीं रहता था। वे बस आते और चले जाते थे, लेकिन अब यह संत यहीं रहेंगे। किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए संतों और महात्माओं की उपस्थिति आवश्यक होती है। वे न केवल धर्म और संस्कृति को संरक्षित रखते हैं, बल्कि राजा और दरबार के लोगों को भी सही मार्ग दिखाते हैं। इसी सोच के साथ मंत्री जंगल में रहने वाले उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे। मंत्री ने विनम्रता से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। मैं राजा का मंत्री हूं और चाहता हूं कि आप हमारे राज्य में स्थायी रूप से निवास करें। हम आपकी हर संभव सेवा करेंगे। महात्मा ने मंत्री को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, संत किसी राज्य विशेष के लिए नहीं होते। हम वहां रहते हैं जहां हमारा तप और सेवा आवश्यक होती है। लेकिन बताओ, तुम इतनी विनम्रता से क्यों आए हो? अवश्य ही कोई गंभीर समस्या है। मंत्री ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, गुरुवर, मैंने अपने राज्य के हित में एक निर्णय लिया था। मैंने प्रजा की एक साधारण कन्या का विवाह राजा से करवा दिया ताकि वह एक सच्ची रानी बन सके। परंतु अब मुझे भय है कि राजा यदि उसके असली जन्म के बारे में जान गया तो रानी के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। महात्मा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, वत्स, तुमने निस्संदेह एक पुण्य का कार्य किया है, लेकिन राजा के दुष्कर्म इतने अधिक हैं कि वे इतनी जल्दी समाप्त नहीं होंगे। इस समय जो भी अच्छा हो रहा है वह रानी के पुण्य के कारण हो रहा है। राज्य की प्रजा भी रानी के पुण्य का ही फल भोग रही है। लेकिन ध्यान रखना, पुण्य का भंडार भी असीमित नहीं होता। जिस दिन यह क्षीण हो जाएगा उसी दिन रानी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंत्री चिंतित स्वर में बोला, गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे इस संकट को टाला जा सके? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है। सब अच्छा ही होगा। कल राजा और रानी को मेरे आश्रम में भेज देना। उनके भाग्य का लेखा जोखा देखना आवश्यक है। मंत्री प्रसन्न हुआ और तुरंत राजमहल की ओर लौट गया। उसने राजा से कहा, महाराज, जंगल में एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं। वे महान तपस्वी और ज्ञानी हैं। उनके आशीर्वाद से ही आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है।
आप रानी को साथ लेकर उनके पास अवश्य जाएं। राजा के मन में आशा की किरण जगी। अगले ही दिन वह रानी को लेकर महात्मा के आश्रम पहुंचा। महात्मा पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, गुरुवर, मेरे विवाह को 3 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक महल में संतान का सुख नहीं मिला। कृपा करके मार्गदर्शन करें, क्या मेरे घर में भी खुशियां आएंगी? महात्मा ने राजा की ओर गंभीर दृष्टि डाली और बोले, राजन, पुत्र और पुत्री उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके पुण्य पर्याप्त होते हैं। यदि पुण्य क्षीण हो जाए तो संतान का सुख दुर्लभ हो जाता है। यह सुनकर तुम्हें दुख होगा कि तुमने अब तक कोई पुण्य का कार्य किया ही नहीं, लेकिन तुम्हारी रानी धर्मात्मा है। उसी के पुण्य से इस समय पूरे राज्य की प्रजा सुखी है। महात्मा की भविष्यवाणी सुनकर राजा के मन में एक नई उम्मीद जागी। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके महल में जल्द ही किलकारी गूंजेगी। उत्साहित होकर उन्होंने रानी की देखभाल के लिए कई सेवकों और दासियों की नियुक्ति कर दी, ताकि रानी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। लेकिन रानी तो सादा जीवन जीने की आदी थी। वह अपने सारे काम स्वयं करना पसंद करती थी, यहां तक कि अपने और राजा के लिए स्वयं भोजन भी बनाती थी। राजा को मांसाहार प्रिय था, जबकि रानी शुद्ध शाकाहारी थी। यही कारण था कि रानी के हाथों से बने भोजन में राजा की रुचि नहीं थी और रानी को महल का भारी मसालेदार खाना पसंद नहीं आता था। फिर भी दोनों अपनी अपनी आदतों के अनुसार जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद यह शुभ संकेत मिलने लगे कि रानी गर्भवती है। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि महात्मा के वचन सत्य हो रहे हैं। उन्होंने पूरे राज्य में भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू कर दीं। खुशियों के इस माहौल में अचानक राजा विक्रांत का ध्यान अतीत की एक घटना पर चला गया। वह एक ऐसा अपमान था जिसे वह कभी भूल नहीं पाए थे। वज्रलोक राज्य के राजा भीमकेतु ने अपनी पुत्री शीला के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। संयोग से स्वयंवर का निमंत्रण गलती से राजा विक्रांत को भी भेज दिया गया था। राजा विक्रांत के हृदय में पहले से ही राजकुमारी शीला के लिए विशेष स्थान था और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद राजकुमारी भी उनसे स्नेह रखती थी। लेकिन जब राजा भीमकेतु को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपना दूत भेजकर निमंत्रण वापस मंगवा लिया। दूत ने संदेश दिया, महाराज विक्रम सिंह, क्षमा करें, लेकिन यह निमंत्रण गलती से आपको भेज दिया गया था। हमारे राज्य के नियम अनुसार स्वयंवर में केवल कुलीन और सभ्य राजा ही भाग ले सकते हैं, अतः कृपया इस आमंत्रण को न माने। यह शब्द आग में घी का काम कर गए। यह सिर्फ निमंत्रण वापसी नहीं थी, बल्कि एक सीधा सीधा अपमान था। राजा भीमकेतु ने विक्रांत को असभ्य और अयोग्य घोषित कर दिया था। उस समय विक्रांत ने यह अपमान सह लिया, लेकिन उनका मन भीतर ही भीतर इस जलते अंगारे को दबाए बैठा था। अब जब राजा को अपने वंश बढ़ने की खुशखबरी मिली थी, तब उनका आत्मसम्मान भी जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया कि यह वही समय है जब उन्हें अपने पुराने अपमान का बदला लेना चाहिए। उनका मन अब एक ही दिशा में था, राजा भीमकेतु के राज्य पर चढ़ाई करनी होगी। राजा विक्रांत के मन में अब केवल एक ही विचार घूम रहा था, वज्रलोक पर आक्रमण। वर्षों पहले मिला अपमान अब असहनीय हो चुका था, और अब जब उनके वंश को बढ़ाने का शुभ संकेत मिल चुका था तो वह इस अपमान का बदला लिए बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन तभी उनके मंत्री ने उन्हें एक अलग ही सलाह दी। महाराज, युद्ध से अधिक आवश्यक है राज्य की समृद्धि। क्यों ना हम वज्रलोक से मित्रता कर लें? इससे व्यापार भी बढ़ेगा और राज्य भी सुरक्षित रहेगा। राजा को मंत्री की यह बात नागवार गुजरी। तुम क्या चाहते हो? मैं अपने अपमान को भूल जाऊं? मैं उस राजा भीमकेतु से हाथ मिलाऊं जिसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, प्रतिशोध से अधिक महत्वपूर्ण प्रजा का सुख है। युद्ध केवल विनाश लाएगा। राजा विक्रांत को अब लगने लगा कि मंत्री बुजुर्ग हो चला है और उसमें अब कोई साहस नहीं बचा। यह व्यक्ति प्रजा के बारे में अधिक सोचता है और मेरे सम्मान के बारे में कम। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह मंत्री से कोई सलाह नहीं लेंगे। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचर को बुलाया
और वज्रलोक पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों बाद गुप्तचर वापस लौटा और उसने एक महत्वपूर्ण खबर दी। महाराज, राजा भीमकेतु अपने पुत्र का विवाह कराने पूरे दलबल के साथ चक्करपुर जा रहे हैं। यह उनके राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। राजा विक्रांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। यानी वज्रलोक की सुरक्षा कमजोर होगी? उन्होंने धीरे से पूछा। बिल्कुल महाराज, यह सही समय होगा यदि कोई हमला करना चाहे, गुप्तचर ने धीरे से उत्तर दिया। राजा विक्रांत ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब समय आ गया है, अपमान का बदला लिया जाएगा। गुप्तचरों ने राजा विक्रांत को एक और अहम खबर दी। महाराज, राजा भीमकेतु अगले महीने पूर्णिमा को अपने पुत्र के विवाह के लिए नगर से प्रस्थान करेंगे। यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। यदि आप उस समय आक्रमण करें तो वज्रलोकपुर की सुरक्षा सबसे कमजोर होगी। आप महल पर कब्जा कर सकते हैं और वहां से अथाह धन संपत्ति हासिल कर सकते हैं। राजा विक्रांत के लिए यह सुनहरा अवसर था। उन्हें वज्रलोक पर शासन करने का कोई लोभ नहीं था। उनका उद्देश्य केवल अपमान का बदला लेना और धन लूटना था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। वह दिन आ पहुंचा जब पूर्णिमा की रात आई। गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज, राजा भीमकेतु नगर से दूर हैं। अब आक्रमण का समय आ गया है। राजा विक्रांत ने अपनी सेना को इशारा किया और देखते ही देखते वज्रलोकपुर पर आक्रमण कर दिया गया। महल की सुरक्षा नगण्य थी। सैनिकों ने आसानी से प्रवेश कर लिया और राजकोष लूटना शुरू कर दिया। वहां की अमूल्य संपत्ति, स्वर्ण, रत्न, बहुमूल्य वस्त्र, सब कुछ हाथों हाथ उठा लिया गया। जब तक राजा भीमकेतु विवाह समारोह से लौटकर अपने नगर पहुंचे, तब तक उनका महल वीरान हो चुका था। राजकोष पूरी तरह खाली था। यहां तक कि उनके पास सैनिकों का वेतन देने तक के लिए धन नहीं बचा था। उनकी प्रजा पहले से ही निर्धन थी। उस पर कोई अतिरिक्त कर लगाना असंभव था। राजा भीमकेतु के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। उनका घमंड चूर चूर हो गया। अपमानित और असहाय वे अपने ही राज्य में एक साधारण मनुष्य की भांति रह गए। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उनकी नवविवाहित पुत्र वधू ने महल में रहने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया, मैं एक ऐसे महल में नहीं रह सकती जहां सुरक्षा नहीं, जहां राजसत्ता नहीं। मैं अपने पिता के नगर लौट रही हूं। राजा भीमकेतु अपने ही महल में अकेले रह गए। उधर राजा विक्रांत महल में लौटकर अति प्रसन्न थे। अब मेरा अपमान धूल में मिल गया। अब कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। वे गर्व से अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे, लेकिन उनके मंत्री की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, यह केवल विजय नहीं, यह आग भी है। आग जो एक दिन हमारे ही महल को भस्म कर सकती है। अपमान का बदला लेने की यह ज्वाला कहीं हमारे भविष्य के लिए घातक न बन जाए। राजा विक्रांत को यह भली भांति पता था कि राजा भीमकेतु हार मानने वालों में से नहीं है। वह भी तीर चलाने में माहिर है, चुपचाप बैठने वालों में से नहीं। उन्हें यह आशंका थी कि भीमकेतु कोई कुटिल चाल चलेगा और इसमें वह अपनी बेटी या पत्नी तक का इस्तेमाल कर सकता है। विक्रांत जानते थे कि अगर भीमकेतु ने प्रतिशोध की कोई बड़ी योजना बनाई तो सिर्फ वे ही नहीं बल्कि पूरा राज्य उसकी चपेट में आ सकता है। जब आग लगती है तो सिर्फ लकड़ी ही नहीं जलती, उसके साथ बहुत कुछ स्वाहा हो जाता है। मंत्री, जो पहले राजा के हर निर्णय में हां मिलाता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल राज्य के हित की सोचने लगा था। पहले वह भी प्रजा पर कठोरता से शासन करता था, लेकिन अब उसमें दया और समझदारी आ गई थी। मनुष्य के बदलने की कोई उम्र नहीं होती, उसने स्वयं से कहा। कोई भी व्यक्ति कभी भी सही राह पर आ सकता है। अब वह महसूस कर रहा था कि राजा विक्रांत की नीतियां, जो कभी उसे न्याय संगत लगती थीं, वे अब पूरे राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन उसे यह भी पता था कि अब जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। पहले मंत्री को रानी से मिलने का अवसर मिलता था, लेकिन जब से रानी गर्भवती हुई थी वह अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली थी। राजा ने स्पष्ट आदेश दे रखा था कि रानी के कक्ष में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सख्त वर्जित रहेगा। महल के सभी सेवकों और दरबारियों को यह निर्देश था कि वे रानी के कक्ष के आसपास भी न भटकें।
मंत्री को यह अजीब जरूर लगा, लेकिन वह चुप रहा। उसे इस बात का आभास नहीं था कि इस सन्नाटे के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था। समय बीतता गया और आखिर वह दिन आ ही गया जब रानी ने संतान को जन्म दिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ने लगी। राजा विक्रांत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि दाई कोई बड़ी खुशी की खबर लेकर आएगी, लेकिन जब दाई उनके सामने पहुंची तो उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। राजा चौंक गए। दाई, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ, पुत्र हुआ या पुत्री? हमें दोनों ही स्वीकार हैं। पुत्री भी लक्ष्मी का रूप होती है, फिर तुम्हारे चेहरे पर यह मायूसी क्यों? दाई ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोली, राजन, यह कोई साधारण संतान नहीं है। रानी ने एक विचित्र बच्ची को जन्म दिया है। उसका मुख तो पूरी तरह सामान्य है, सुंदर और कोमल, लेकिन उसका शरीर वह पत्थर का है। राजा यह सुनकर हतप्रभ रह गए। क्या? दाई ने गहरी सांस ली और आगे कहा, ऐसा कुछ न मैंने पहले कभी देखा न सुना। वह रो सकती है, दूध पी सकती है, लेकिन उसके हाथ पैर और पूरा शरीर किसी निर्जीव पत्थर की तरह कठोर हैं। राजा अविश्वास में रानी के कक्ष की ओर दौड़े। वहां जाकर देखा तो सच में यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। रेशमी वस्त्रों में लिपटी वह शिशु अपने कोमल मुख से रो रही थी, लेकिन उसके शरीर का बाकी हिस्सा पत्थर की तरह ठोस था। राजा ने एक गहरी सांस ली और रानी की ओर देखा। अब इस विचित्र बच्ची का क्या किया जाए? रानी ने धीरे से बच्ची को अपनी गोद में उठाया और दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, यह मेरी पुत्री है। इसे किसी श्राप या अभिशाप की तरह त्यागा नहीं जाएगा। हम इसे ऐसे ही पालेंगे। आगे जो होगा वह विधि का विधान होगा। राजा को उम्मीद थी कि रानी कहेगी कि इस विचित्र संतान को जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन रानी की आंखों में अनोखी मां की ममता झलक रही थी। राजा असमंजस में पड़ गए। क्या यह बच्ची सच में कोई चमत्कार है या किसी अज्ञात रहस्य का संकेत? महल में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। राजकुमारी के जन्म की खबर पूरे नगर में फैल चुकी थी, लेकिन यह उत्सव का अवसर नहीं था। लोग फुसफुसा रहे थे, राजा की बेटी पत्थर की है। राजा विक्रांत महल के भीतर फैली इस खुसर पुसर से परेशान थे। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। एक ओर रानी थी जो अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर बैठी थी, तो दूसरी ओर यह सवाल कि आखिर इस विचित्र संतान के जन्म का अर्थ क्या है। अगर यह बच्ची महल में रही तो लोग इसे अपशकुन मानेंगे। यह मेरे शासन की प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव डाल सकता है। राजा मन ही मन सोच रहे थे। कई विचार उनके दिमाग में घूमने लगे। वह महल से बाहर निकल आए और अकेले जंगल की ओर चल पड़े। सघन वन में राजा यूं ही भटकते रहे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर घना अंधकार था। तभी उनकी नजर एक अद्भुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह किसी आम स्त्री की तरह नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। राजा अनायास ही उसकी ओर खींचे चले गए। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? वह स्त्री हल्के से मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, मैं एक दूर देश की राजकुमारी हूं। मैंने सुना था कि राजा विक्रांत बड़े प्रतापी और वीर हैं। मैं उनसे विवाह करने का विचार कर रही थी, इसी उद्देश्य से यहां तक आई थी। राजा थोड़ा चकित हुए, परंतु देवी, आपको यह कैसे लगा कि मैं विवाह योग्य हूं? मैं पहले ही विवाह कर चुका हूं। मेरी रानी चांदपुर के राजा की पुत्री है, राजा ने दृढ़ स्वर में कहा। स्त्री की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, राजन, यह सत्य नहीं है। आपकी रानी किसी राजा की पुत्री नहीं है। वह तो एक गरीब किसान की बेटी है। वह लखनपुर के गिरिधर किसान की संतान है। राजा चौंक गए। यह असंभव है। आप यह किस आधार पर कह रही हैं? वह स्त्री हल्के से मुस्कुराई। आप स्वयं सत्य की खोज कर सकते हैं। अगर मेरा कथन असत्य निकला तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन यदि यह सत्य हुआ तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? राजा कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़े रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। वह स्त्री मंद मंद मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य था। उसकी आंखों में अनकही बातें थीं। वह रहस्यमयी स्त्री राजा को देख मुस्कुराई और बोली,
राजन, आप सत्य जानना चाहते हैं तो स्वयं लखनपुर जाकर देख लीजिए। मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा ने ठंडी सांस भरी, परंतु उनकी आंखों में अब संशय साफ झलक रहा था। नहीं देवी, जब मैंने शर्त रख ही दी है तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। यदि तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें भागने की क्या जरूरत? स्त्री हंस पड़ी। राजन, मुझे किसी से डर नहीं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, परंतु पहले यह जान लीजिए कि आपकी रानी का असली नाम राजकुमारी नंबर 26 नहीं, बल्कि कजरी है। और इतना ही नहीं, उसकी एक जुड़वा बहन भी है जिसका नाम झबरी है। यदि आप उसे देखेंगे तो यकीन ही नहीं होगा कि वह आपकी रानी नहीं है। राजा विक्रांत का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या उनकी रानी? नहीं, यह असंभव है। परंतु अब संदेह की आग भड़क चुकी थी। राजा ने घोड़े पर चढ़कर उस स्त्री को साथ लिया और सीधे लखनपुर की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचकर राजा सीधे गिरधर किसान के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा एक लड़की अंदर भाग गई। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो मेरी रानी जैसी दिखती है। उसे देख राजा का माथा ठनक गया। वह भयभीत थी, उसकी आंखों में घबराहट थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह हूबहू उनकी रानी जैसी थी। राजा की दृष्टि जैसे ही गिरधर किसान पर पड़ी, वह कांपने लगा। राजा ने क्रोधित स्वर में गर्जा, झबरी तो घर पर है, परंतु कजरी कहां है? गिरधर अब कुछ नहीं छुपा सकता था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सिर झुकाकर वह धीमे स्वर में बोला, महाराज, कजरी ही आपकी रानी है। राजा को जैसे आकाश से धरती पर पटक दिया गया हो। यह क्या सच में उनके साथ इतना बड़ा छल हुआ था? अब राजा के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या रानी ने भी इस छल में भाग लिया था, या कोई और इस साजिश का हिस्सा है? गिरधर किसान की सच्चाई सुनते ही राजा विक्रांत के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, गिरधर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी रानी यानी कजरी मेरे जीवन में कैसे आई। सच सच बताओ। गिरधर डरते हुए बोला, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सब मंत्री जी का षड्यंत्र था। वही मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे और कुछ ऐसा किया कि वह राजमहल की रानी बन गई। राजा के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। मंत्री ने कर माफी की योजना क्यों बनाई थी? क्यों उसने यह सब छिपाया? अब उन्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। सब स्पष्ट था कि मंत्री ने उन्हें धोखा दिया था। राजा ने पास खड़ी उस रहस्यमयी स्त्री की ओर देखा जिसने यह सब उजागर किया था। उसने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब मेरी शर्त पूरी हुई। अब आप अपना वचन निभाइए। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, मैं अपनी शर्त हार चुका हूं। अब से तुम मेरी महारानी हो। मेरे साथ महल चलो। स्त्री यही चाहती थी। वह मुस्कुराई और राजा के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। जैसे ही राजा महल पहुंचे, उनका क्रोध फूट पड़ा। वे सिंहासन पर बैठते ही गरजे, सैनिकों, मंत्री और रानी को गिरफ्तार कर लो और दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। सैनिकों ने बिना देर किए आदेश का पालन किया। रानी, जो अब कजरी के रूप में उजागर हो चुकी थी, घबराई हुई थी। वह चीखती रही, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन राजा के मन में अब उसके लिए कोई स्थान नहीं था। इसके बाद राजा ने एक और कठोर निर्णय लिया। उनकी आवाज कठोर थी, और उस पत्थर की राजकुमारी को जंगल में छोड़ आओ। वह हमारे महल में रहने योग्य नहीं है। सैनिकों ने उस पत्थर की बच्ची को उठाया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। गहरी रात थी। चांद की हल्की रोशनी घने जंगल में बिखरी पड़ी थी। उसी जंगल में एक लकड़हारा, जिसका नाम मंगल था, अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां काटने आया था। काम खत्म करने के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तभी उनकी नजर एक अजीब से जीव पर पड़ी। मंगल ने चौंक कर कहा, अरे, ये क्या है? ऐसा जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी भी रुक गई और ध्यान से देखा। फिर बोली, ये कोई जीव नहीं, बल्कि एक बच्ची लगती है। देखो तो, कितनी ठंडी और कठोर लग रही है। उसने झिझकते हुए बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक चमत्कार हुआ। पत्थर सी कठोर दिखने वाली बच्ची कुछ ही क्षणों में एक सुंदर, सजीव और बेहद प्यारी लड़की में बदल गई। मंगल स्तब्ध रह गया। अरे, ये तो किसी परी जैसी है। इतनी सुंदर बच्ची जंगल में कहां से आई?
पत्नी ने करुणा भरी आवाज में कहा, जरूर किसी ने इसे अपने पाप छिपाने के लिए यहां छोड़ दिया होगा, लेकिन यह बच्ची अब अनाथ नहीं है। हम इसे अपनी बेटी की तरह पाल सकते हैं। यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मंगल पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसकी पत्नी की बात मानकर वह बच्ची को अपने साथ घर ले गया। उधर महल में सब कुछ बदल चुका था। वह रहस्यमयी स्त्री अब महारानी बन चुकी थी। राजा, जो अब तक उसके सौंदर्य और चतुराई से प्रभावित थे, जल्द से जल्द उससे मिलने को उत्सुक थे। रात गहराते ही वे रानी के कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही राजा अंदर पहुंचे, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आप अमर होना चाहेंगे? राजा चौंक गए। अमर? तुम क्या कह रही हो? रानी ने एक चांदी के पात्र में दूध रखते हुए कहा, यह कोई साधारण दूध नहीं, यह दिव्य अमृत है। इसे पीते ही आप हमेशा जवान और अजेय रहेंगे। राजा विक्रांत अब पूरी तरह रानी के मोह पाश में बंध चुके थे। वे उसके हाव भाव, उसके शब्दों और उसके सौंदर्य से इतने प्रभावित थे कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उसके दिए दूध को पी लिया। जैसे ही दूध गले से नीचे उतरा, राजा को महसूस हुआ कि उनके शरीर में अजीब सा बदलाव हो रहा है। उनकी ताकत जैसे कहीं खो गई थी। उनके पैरों में कंपन होने लगा और उनके भीतर एक असहायता सी महसूस हुई। राजा हड़बड़ाकर बोले, रानी, यह क्या हुआ? मेरा शरीर क्यों सुन्न पड़ रहा है? रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, यह तो बस अमृतत्व की शुरुआत है। अब आप पूरी तरह मुझ पर निर्भर रहेंगे। राजा को तुरंत समझ आ गया कि वे किसी गहरे षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। उनके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वे खुद को संयमित रखते हुए बोले, रानी, मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मुझे कुछ देर आराम करना होगा। रानी ने उसे हल्के से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जैसा आपको उचित लगे महाराज। राजा जैसे तैसे कमरे से बाहर निकले और महल के गलियारों में लड़खड़ाते हुए चलने लगे। उन्हें अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। मैंने अपने ही महल में अपने सबसे बड़े दुश्मन को बिठा लिया है, उन्होंने मन ही मन सोचा। रानी अब निश्चिंत होकर सो रही थी। उसे यकीन था कि अब राजा उससे कोई खतरा नहीं है। राजा ने तय किया कि अब कोई न कोई उपाय करना ही होगा, लेकिन पहले उन्हें इस शारीरिक कमजोरी से छुटकारा पाना होगा। सुबह होते ही रानी ने राजा को व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, महाराज, आप भी कमाल करते हैं। पूरी रात मेरे कक्ष में रहने की बात कहकर चले गए। क्या मैं इतनी अप्रिय हूं? राजा ने संयमित स्वर में कहा, रानी, कल रात अचानक एक आवश्यक राजकाज आ गया था, इसलिए जाना पड़ा, लेकिन आज मैं आपके कक्ष में ही रहूंगा। रानी मुस्कुराई और बोली, राजन, मुझे तो लगता है कि आपको कोई गंभीर समस्या है, लेकिन चिंता मत करिए। कई वैद्य और हकीम ऐसे रोगों का इलाज करते हैं। क्यों ना आप किसी अनुभवी हकीम से उपचार करवा लें? राजा को यह सुनकर झटका लगा। रानी न केवल उन्हें नीचा दिखा रही थी, बल्कि अब उन्हें मजबूर भी कर रही थी कि वे इस कमजोरी का इलाज करवाएं। लेकिन राजा को भी उपाय सूझ गया। उन्हें याद आया कि उद्वंत नगर में एक प्रसिद्ध हकीम है जो ऐसे रोगों का इलाज करता है। राजा विक्रांत उसी दिन उद्वंत नगर के प्रसिद्ध हकीम के पास जाने के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते उनका मन अशांत था। उन्हें बार बार रानी का मुस्कुराता चेहरा और वह छलपूर्ण वचन याद आ रहे थे, महाराज, यह दूध आपको अमृतत्व प्रदान करेगा। शाम होते होते वे हकीम के पास पहुंचे। रात अधिक हो चुकी थी, इसलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ा। सुबह जैसे ही हकीम से उनकी हालत के बारे में बात हुई, तो हकीम ने नब्ज टटोलते ही गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। किसी ने आपको धोखे से कोई दवा पिलाई है, जिससे आपके शरीर की सारी ऊर्जा नष्ट हो गई है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वे गहरी सांस लेते हुए बोले, क्या इसका कोई इलाज है? हकीम ने सिर झुका लिया और कहा, यह दवा किसी आम वैद्य से ठीक नहीं हो सकती। इसे केवल कोई सिद्ध संत महात्मा ही ठीक कर सकते हैं। राजा के मस्तिष्क में बिजली की तरह एक बात कौंधी, जब से रानी ने मुझे वह दूध पिलाया है, तब से ही मेरी यह हालत हुई है। तो क्या रानी ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया? अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वे फिर से एक छल का शिकार हुए हैं। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने मन ही मन निर्णय कर लिया, जैसे ही मैं महल लौटूंगा,
इस दुष्टा रानी को भी उसी मंत्री की तरह कारागार में डाल दूंगा। राजा आवेश में महल की ओर लौट पड़े। रास्ते भर उनका मन बदले की आग में जलता रहा। जैसे ही वे महल पहुंचे, सीधे रानी के कक्ष की ओर बढ़े, पर वहां पहुंचते ही उनकी नजरें भटक गईं। रानी कमरे में नहीं थीं। राजा ने तुरंत वहां खड़ी दासी से पूछा, रानी कहां गई? दासी ने सिर झुका लिया और डरते डरते कहा, महाराज, रानी तो आपके जाने के तुरंत बाद ही महल छोड़कर चली गई थी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे चीख कर बोले, क्या वह चली गई और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? दासी घबरा कर आगे बोली, महाराज, केवल चली ही नहीं गई, बल्कि महल का सारा खजाना भी अपने साथ ले गई। यह सुनते ही राजा को मानो जोर का आघात लगा। उनकी मुट्ठियां भींच गईं। राजा विक्रांत को जैसे ही यह समाचार मिला कि रानी महल का सारा खजाना लेकर चली गई है, उनका क्रोध आसमान छूने लगा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, मुट्ठियां भींच गईं। वे कुछ ही पल पहले यह सोच रहे थे कि रानी को दंड देंगे, पर यह तो उनसे भी बड़ा खेल कर गई थी। राजा ने तुरंत दासी को बुलाया और गरजते हुए पूछा, रानी अकेली कैसे जा सकती है? महल के द्वारपाल और सैनिक क्या कर रहे थे? दासी डरते हुए बोली, महाराज, रानी अकेली नहीं गई थी। वह अपने मायके से हजारों सैनिक बुलाकर लाई थी। वे सभी पूरी योजना बनाकर आए थे। महल के रक्षक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वे खजाना लेकर चले गए। यह सुनकर राजा को जैसे दूसरा आघात लगा। उनके कदम लड़खड़ा गए। दासी ने आगे कहा, महाराज, रानी ने आपके लिए एक पत्र भी छोड़ा है। राजा ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला और जैसे जैसे शब्द पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। मूर्ख राजा, मैं राजा भीमकेतु की पुत्री कृतिका हूं। वर्षों पहले तूने छल से मेरे पिता का राज्य लूटा था। आज मैंने तुझसे वही खेल खेला। मेरे पिता ने एक योद्धा की तरह युद्ध में जान दी थी, लेकिन मैंने तुझे उसी तरह लूटा जैसे तूने मेरे पिता को लूटा था। अब बैठकर अपनी ताली बजाते रहना। मैंने तुझे जो दवा दी है, उसका असर कुछ ही दिनों में और बढ़ जाएगा। तेरी कमर भी हिलौरे मारने लगेगी और तेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। तू अब न तो कोई युद्ध लड़ पाएगा, न कोई शासन कर पाएगा। अब देख तेरा भविष्य कैसा होगा। राजा के हाथ कांपने लगे। यह पढ़ते ही उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजा विक्रांत को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक ओर उनकी प्रिय रानी उन्हें धोखा देकर चली गई थी, दूसरी ओर वह उन्हें जीवन भर के लिए निर्बल बना चुकी थी। क्या मेरी नियति यही थी? वे सोचने लगे। एक ओर वह रानी थी जिसे उन्होंने खुद जेल में डाला था, लेकिन उसने कभी उनके धन को हाथ तक नहीं लगाया, और दूसरी ओर यह नई रानी जिसने छल से उनके साथ विवाह किया, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और उनका सर्वस्व लूट कर चली गई। उन्हें कोई और उपाय नहीं सूझा। उन्होंने तय किया कि इस रहस्यमयी बीमारी का समाधान केवल किसी सिद्ध महात्मा के पास ही मिल सकता है। राजा ने बिना किसी को बताए जंगल की ओर प्रस्थान किया। वे अकेले थे, निराश थे, पर उनके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, बदले की ज्वाला। वे जंगल में एक सिद्ध महात्मा की कुटिया पर पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, महात्मन, मेरी रक्षा करें। मैं एक कठिन संकट में फंस चुका हूं। महात्मा ने ध्यान से उनकी ओर देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद वे मुस्कुराए और बोले, राजन, यह संकट सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे भाग्य का परिवर्तन है। अब आगे तुम्हें जो करना होगा वह तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। तुम तैयार हो? राजा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, महात्मन। राजा विक्रांत ने महात्मा के चरणों में बैठकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। कैसे उन्होंने अपनी पहली रानी को धोखा देने वाली समझकर उसे छोड़ दिया, कैसे उनकी दूसरी रानी ने छल किया और महल का खजाना लेकर भाग गई, और कैसे उन्होंने अपनी ही बेटी को जंगल में त्याग दिया। महात्मा ने धैर्यपूर्वक राजा की बात सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, राजन, तुमने जीवन में कई निर्णय लिए, लेकिन हर निर्णय सही नहीं था। तुम्हारी पहली रानी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। उसका एकमात्र अपराध यह था कि वह एक साधारण परिवार की बेटी थी, मगर गरीब होना कोई दोष नहीं है। क्या तुम यह सोचते हो कि सच्चाई सिर्फ राजमहलों में बसती है? राजा सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। महात्मा आगे बोले,
जिस रानी को तुमने अयोग्य समझकर त्याग दिया, वही तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची साथी थी। उसने कभी तुम्हारे धन की लालसा नहीं की। उसने तुम्हारे राज्य को बचाए रखा, तुम्हारे कुल की मर्यादा को बनाए रखा। और तुम्हारी बेटी, जिसे तुमने जंगल में अकेला छोड़ दिया, वह आज भी जीवित है। राजा यह सुनकर चौंक गए। क्या मेरी पुत्री जीवित है? महात्मा मुस्कुराए। हाँ राजन, जंगल में एक लकड़हारे मंगल ने उसे पाला पोसा है। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मात्मा और दयालु है। उनकी छाया में तुम्हारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है और एक सुंदर, बुद्धिमान राजकुमारी बन गई है। राजा के आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, महात्मन, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं क्या करूं? महात्मा बोले, अपनी भूलों को सुधारो राजन। अपनी पुत्री को महल वापस लाओ, अपनी रानी और मंत्री से क्षमा मांगो और न्यायपूर्वक शासन करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। राजा विक्रांत तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्होंने सूचित और उसकी पत्नी को प्रणाम किया और अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गए। वह सचमुच एक दिव्य राजकुमारी की तरह लग रही थी। राजा ने उसे अपने हृदय से लगाया और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, मैं तुझे पहचान नहीं सका। तू मुझे क्षमा कर दे। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आप अब आ गए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राजा अपनी पुत्री को लेकर महल लौटे और बिना विलंब किए अपनी पहली रानी और मंत्री को कारागार से मुक्त कर दिया। वे उनके सामने हाथ जोड़कर बोले, मैंने तुम दोनों के साथ अन्याय किया। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? रानी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने बिना किसी कटुता के कहा, राजन, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं रखती। एक पत्नी का धर्म अपने पति का साथ निभाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मंत्री ने भी सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप ही मेरे स्वामी हैं। मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित है। राजा ने अपनी पुत्री को रानी की गोद में सौंप दिया और प्रजा के समक्ष एक ऐतिहासिक घोषणा की, आज से मेरे राज्य में गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं होगा। जब तक मेरी रानी जीवित रहेगी, प्रजा से कोई कर नहीं लिया जाएगा। हर नागरिक समान होगा। राज्य में एक नई रोशनी फैल चुकी थी। राजा अब पहले जैसे कठोर नहीं रहे। वे अब न्यायप्रिय, दयालु और समझदार हो गए थे। महल में फिर से सुख शांति लौट आई थी और इसी के साथ राजा विक्रांत की जीवन यात्रा ने एक नई दिशा ले ली, प्रेम, करुणा और सत्य की दिशा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।